नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। और दूसरी बड़ी खबर होगी जम्मू से, जहां 1987 के बाद पहला मौका है जब सूबाए जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, शांति, सुरक्षा, सियासत और चुनाव एक साथ है। तीसरी बड़ी खबर बहराइच से है, जहां एक मादा भेड़िए को मंगलवार को वन विभाग ने पकड़ लिया। चौथी बड़ी खबर शिमला से होगी, जहां संजौली में मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। पांचवी खबर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, जहां मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी कर ली। तो चलिए पहली बड़ी खबर विस्तार से। सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके लिए 29 देशों से आए प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आज से 3 दिन तक सेमिकॉन इंडिया 2024 शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भारत को वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को अपने मैसेज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत में आने का समय है। पीएम ने कहा कि आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इसी वर्ष इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर सहित कई देशों के साथ समझौते हस्ताक्षर किए। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 3 दिन तक यह एक्सपो चलेगा। वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को अपने मैसेज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत में आने का समय है। पीएम ने कहा कि आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इसके साथ ही इसी वर्ष इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर सहित कई देशों के साथ समझौते हस्ताक्षर किए हैं। अब सेमीकंडक्टर के निर्माण में ग्लोबल लीडर बनने की ओर भारत अग्रसर हो रहा है और इसी के तहत सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इसका शुभारंभ किया। 3 दिन तक यह एक्सपो चलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्सपो को संबोधित किया। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस एक्सपो में मौजूद रहे। इसके लिए 29 देशों से आए प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आज से 3 दिन तक सेमिकॉन इंडिया 2024 शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सेमी कंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भारत को वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है और एक लक्ष्य जो निर्धारित किया है भारत ने कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और इसके लिए यह एक्सपो एक अहम भूमिका निभाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता तनु बालियान। तनु, जिस तरह से 2047 का एक टारगेट सेट किया गया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना, उसके लिए हर सेक्टर में भारत को एक अग्रणी भूमिका निभानी होगी। और जिस तरह से आज सेमिकॉन इंडिया एक्सपो 2024 की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उत्साहित भी हैं। इसका उद्घाटन भी किया। 29 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का 2047 तक का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो अब शुरू हो गई है। और देखिए ग्रेटर नोएडा में 1 महीने पहले से ही जो तैयारियां हैं वो चल रही थी और आज कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उन्होंने उद्घाटन भी किया और इस दौरान जो प्रदर्शनी थी उनको भी उन्होंने देखा, साथ ही जायजा भी लिया। आसपास का वो जेवर एयरपोर्ट भी पहुंचे, जहां पर जो एयरपोर्ट का काम है वो भी चल रहा है। तो देखिए आज
जब वो वहां पर पहुंचे उद्घाटन करने के लिए, तो तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेमिकॉन इंडिया 2024 एक्सपो मार्ट में हो रहा है, ये कोई आम बात नहीं है, ये इस बात को दर्शाती है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो मेक इन इंडिया का लोगो है वो जाए, जिससे कि भारत की जो पहचान है वो बने। साथ ही देखिए उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि आज का युवा वैसा नहीं है कि जो हो रहा है उन्हें दिया जाए, जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। आज का युवा बहुत ही इनिशिएटिव कदम उठाता है, बहुत इनोवेशन में बिलीव करता है, और आज का युवा कहीं ना कहीं टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आज का जो युवा है वो इस बात पर जरूर फोकस करे। साथ ही उन्होंने देखिए ये भी कहा कि जब ये प्लांट यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, सबसे बड़ा यहाँ पर ये पार्क होगा, तो यहाँ पर देखिए जो चिप है उसका भी नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर जो चिप का उत्पादन है वो भी बहुत ज्यादा होगा। और देखिए जिस तरीके से 26 देशों के 886 एग्जिबिटर पहुंचे हैं भागीरथ जी, और 50,000 से अधिक जो विजिटर है वो इसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बात को दर्शाती है कि यूपी पर फोकस अगर सबसे ज्यादा कहीं पर है तो वो नोएडा के अंदर है। और जितनी भी अब इनोवेशन दिखाई दे रही है खासकर के टेक्निकल के क्षेत्र में, वो यहाँ पर जो है वो नोएडा के अंदर दिखाई देनी शुरू हो गई है। एक्सपो मार्ट हमेशा से ही टेक्निकल के क्षेत्र में जो एग्जीबिशन लगाता आया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जो उत्तर प्रदेश है वो इनोवेशन में सबसे आगे है। और 5G का जिक्र भी आज नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि देखिए अब 5G फोन जो है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, और कहीं ना कहीं भारत उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए आने वाले दिनों में अब इससे रोजगार भी मिलेगा, और जब दूसरे देश यहाँ पर आकर निवेश करेगा तो कहीं ना कहीं इससे भारत को भी फायदा होगा, और दूसरे देश की जो यहाँ पर आएंगे यहाँ पे निवेश करने के लिए उनको भी भागीरथ जी एक फायदा मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है। तो सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है इनोवेशन के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं भारत की जो डिप्लोमेसी है दूसरे देशों के साथ बहुत एक बेहतर स्थिति में है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है, कि आप रक्षा के क्षेत्र में आप समझौता कर रहे हैं, बाकी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, फूड के क्षेत्र में भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डिजिटल इंडिया या डिजिटल हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर को लेकर जिस तरह से आज एक बहुत अच्छी पहल की गई है। सेमिकॉन एक्सपो का उद्घाटन किया गया है और 29 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, और सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर यहां पर सबको इनवाइट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक बेहतर दिशा में देश को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि इसको लेकर जो बड़े वैज्ञानिक या जो इस डिजिटल युग की बात करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही। जिस तरीके से हम लगातार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, देखिए और अगर नोएडा, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सिनेरियो को देखते हुए कि नोएडा में ये स्टेप इसलिए उठाया गया क्योंकि नोएडा की जो व्यवस्थाएं हैं वो और राज्यों से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। यहाँ पर देखिए जो आईटी हब है उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो आईटी की कंपनियां हैं वो भी नोएडा में स्विच हो रही है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि देखिए डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने जिक्र भी किया था कि कोरोना के टाइम में देखा कि जब सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी तो हम डिजिटल पे स्विच हुए थे, और लोग डिजिटल ही फूड ऑर्डर कर रहे थे, डिजिटल ही अपनी बैंक की सेवाएं जो है वो ले रहे थे। तो उस दौरान भी बहुत अहम भूमिका जो है वो डिजिटलाइजेशन के थ्रू निभाई गई थी। तो उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र करके संदेश देने की कोशिश की है कि अब भारत किसी से भी पीछे नहीं है। भारत लगातार ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है, इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है, और डिजिटल पे ज्यादा फोकस है, और युवाओं को फोकस करते हुए देखिए जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल तनु, जिस तरह से भारत बहुत सारे अहम चीजों को इंपोर्ट करता था लेकिन अब एक्सपोर्टर बनने की दिशा में वो इस सेमीकंडक्टर की फील्ड में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तूने इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्शन शांति बहाल, चुनाव बहार। वर्ष 1987 के बाद पहला मौका जब सूबाए जम्मू कश्मीर में अमन चैन, शांति, सुरक्षा, सियासत और चुनाव एक साथ है। सुरक्षा बलों के लियाव में आवाम को दूर से ही सलाम करने वाले नेता अब लोगों के नजदीक जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कभी टोपी उतारकर तो कभी झोली फैलाकर वोट के लिए दुआएं बटोर रहे हैं। शायद 40 साल में पहली बार है जब रात 12 बजे तक प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। 1996 में सुरक्षा बलों ने लोगों को बूथ तक ले जाकर वोट डलवाए, तब कहीं वोटिंग
50% पहुंची थी, लेकिन जब अगले चुनाव में 2002 में सुरक्षा बलों ने ऐसा नहीं किया तो वोटिंग 20 से 25% तक आ गिरी। इस बार बम्पर सियासत, बम्पर प्रचार के साथ बम्पर वोटिंग की भी उम्मीद की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से एजाज वजीद। एजाज, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो चुनाव हो रहा है ये कई सालों में एक अलग तरह का चुनाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है और प्रचार प्रसार सभी पार्टियों की तरफ से जोर शोर से किया जा रहा है। जी बिल्कुल रघु जी, मैं आपको बता दूं कि साल 1987 के बाद पहली बार वो माहौल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में अमन से मुतल्लक सिक्योरिटी और इंतखाबात हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरा लोगों से सलाम की जा रही है, नेताओं से सलाम की जा रही है लोगों की तरफ से, और नेता भी लोगों को सलाम कर रहे हैं, टोपी उठाकर लोगों को वोट भी मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं 40 सालों में से ये पहला मौका है जब उम्मीदवार 1996 में रात 12 बजे तक मुहिम चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को वोट पर ले गए और फिर वोट डालने जाएंगे। मैं आपको बता दूं 25% तक वोटिंग पिछले इलेक्शन में 25% वोटिंग हुई है कश्मीर में। मुझे लग रहा है कि आज जैसे लोग नेताओं को सलाम करते हैं या नेता टोपी उतार कर लोगों को वोट मांग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 80% से ज्यादा कश्मीर में वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल इस बार का चुनाव एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोडा में इंदिरा गांधी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो डोडा में चुनाव प्रचार करेंगे। और अब तीसरी बड़ी खबर विस्तार से। अब बस लंगड़ा है बाकी। बहराइच के महसी तहसील के 50 से अधिक गांवों में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों को कुनबे की एक मादा भेड़िया को मंगलवार को वन विभाग ने दबोच लिया। इससे वन विभाग ने लगातार बन रहे दबाव से राहत की सांस ली। वहीं ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है। अब सिर्फ पैर से चोटिल लंगड़ा भेड़िया ही पकड़ से दूर है। इस लंगड़े भेड़िए को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि वन विभाग के ड्रोन कैमरे में 4 भेड़िए दिखाई दिए थे। इनमें से सिर्फ एक भेड़िया बचा है जिसे पकड़ने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बचे भेड़िए को पकड़ने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं बहराइच का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शबीहुल हसनैन। शबीहुल, जिस तरह से सिर्फ एक और भेड़िया अगर गिरफ्त में आ जाता है, जिस तरह से सबसे ज्यादा खतरनाक ये बताया जा रहा है क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं, अब क्या कुछ वहां पर आप पूरा माहौल देख पा रहे हैं और क्या कुछ सिनेरियो वहां पर बना हुआ है? लोगों में एक डर तो अभी भी बचा हुआ है। बीते कल के दिन एक भेड़िए को वन विभाग के द्वारा कैद किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल लेंगड़ा भेड़िया जो गिरफ्त के बाहर है, उसने अभी आज की रात में ही 2 जगह पे अलग अलग लोकेशन पे, एक रात में 1 बजे के आसपास एक 11 साल की बच्ची के ऊपर हमला किया और उसके बाद एक दूसरे लोकेशन पे सुबह 5 बजे के आसपास एक दूसरी बच्ची के ऊपर हमला किया, जिससे लगातार लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग रात भर अपने घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं, लाठी डंडा टार्च लेके लोग अपने गाँव में लगातार जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि लोग सतर्क रहें। और इस भेड़िए के हमले को लेके दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है, जबकि अभी तक के 5 भेड़िए वन विभाग की हिरासत में आ चुके हैं, लेकिन जो लेंगड़ा भेड़िया है जिसको इस भेड़ियों का सरदार कहा गया, वो अभी तक के वन विभाग की कैद से दूर है। बिल्कुल, तो क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ योजना है इस लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने के लिए? ये प्रशासन की तरफ से लगातार टीमें लगाई गई हैं। वन विभाग बहराइच के अलावा 2-3 जिलों की और वन विभाग की टीम लगी हुई है। इसके अलावा भी जिलाधिकारी के द्वारा और भी कई टीम गठित किया गया है, जिसमें लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस भेड़ियों को पकड़ा जाए, जिसके लिए लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को रात में जागरूक किया जाता है कि लोग अपने अपने घर में सतर्क रहें। और उसी तरीके से लोग घर घर लगातार गाँव में लगातार डंडा लाठी लेकर घूम रहे हैं, जिसमें भेड़िया किसी तरीके से कोई हमला ना कर सके। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कई दिनों से भेड़िया का यहां पर आतंक बना हुआ है। क्या इसके पहले भी कभी बहराइच में इस तरह से भेड़ियों का आतंक था या फिर पहली बार इस तरह से भेड़ियों का आतंक यहां पर दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इधर लगभग कई सालों से ऐसा कोई वारदात सामने नहीं आई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी समय पहले, लगभग 10 से 15 साल पहले ऐसा कोई वाकया सामने आया था। लेकिन इधर फिलहाल लगातार 2 महीनों से मासी का इलाका है, जिसमें लगातार भेड़ियों का आतंक पूरी तरीके से मचा हुआ है, जिसमें ग्रामीण के साथ साथ और भी लोग लगातार, प्रशासन पूरी तरीके से रातों दिन अलर्ट है और उसके साथ लगातार ये दिक्कत सामने आ रही है। बिल्कुल शबील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लगातार भेड़िए का आतंक जारी है, अब एक भेड़िया को पकड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है, कार्य योजना तैयार है। चौथी बड़ी खबर विस्तार से, जहां पर संजौली मस्जिद पर घमासान। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों ने आज के लिए प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। हिंदू संगठनों की कॉल को देखते हुए शिमला जिला प्रशासन अलर्ट है। शिमला शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शिमला के एसपी संजीव कुमार ने कहा कि हमने बीएनएसएस 163 के अंतर्गत प्रक्रिया लागू की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में आज हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए क्षेत्र में बुधवार सुबह से रात तक धारा 163, पहले 144 लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों का काफिला ढली पेट्रोल पंप के पास रुक गया है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का काफिला ढली पेट्रोल पंप के पास रुक गया है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर रहे हैं। इससे ट्रैफिक जाम हो गया है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर भगवान राम के भजनों का गायन भी कर रहे हैं। पुलिस की ओर से हिंदू जागरण मंच के पूर्व महामंत्री कमल गौतम को हिरासत में लिया गया है। तो शिमला में रोक के बावजूद प्रदर्शन किया गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। तो अवैध मस्जिद के निर्माण को ढहाने को लेकर यहां पर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार सुबह से रात तक धारा 163 भी लगा दी गई है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों का काफिला ढली पेट्रोल पंप के पास रुक गया है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर ही चक्का जाम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का काफिला ढली पेट्रोल पंप के पास रुक गया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर रहे हैं और राम भजन भी गा रहे हैं। तो वहीं पुलिस की तरफ से हिंदूवादी जागरण मंच के पूर्व महामंत्री कमल गौतम को भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, लेकिन लगातार ये प्रदर्शनकारी अवैध मस्जिद के निर्माण को ढहाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर हिमाचल के ही मंत्री ने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था। अवैध निर्माण की बात विधानसभा में कही थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक कुमार से। दीपक, अभी क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी सैकड़ों की तादाद में वहां पर जुटे हुए हैं। अभी स्थिति ये है, क्या कहते हैं कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ के आगे जा चुके हैं। जो हमारे हिंदू जागरण नेता हैं कमल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू ठाकुर, उनको चोट लगी है और उनको एम्बुलेंस भी पुलिस वालों के थ्रू प्रोवाइड नहीं कर पाई। वो 300 मीटर दूर जाके आगे हॉस्पिटल गए हैं। और प्रदर्शन इतिहास में पहली बार है जो हिमाचल में इसी तरीके का एक समुदाय को लेके इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें चूक प्रशासन की है कि 2000 से निलंबित मामला 44 पेशी होने के बावजूद भी यहाँ तक 2 मंजिल मकान 5वीं मंजिल तक पहुंच गया है। तो इसके लिए आक्रोश है हिंदू नेताओं में, जो अभी तक चला आ रहा है। ठीक दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आक्रोश यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा, लेकिन देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और 5वीं बड़ी खबर विस्तार से, जहां पर मलाइका को पितृशोक। मलाइका अरोड़ा के घर एक बड़ी अनहोनी हो गई। बताया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने बुधवार सुबह खुदकुशी कर ली। यह दुखद घटना सुबह 9 बजे घटी है। खबर है कि अनिल ने बांद्रा वाले अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी। इस घटना के तुरंत बाद मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड अरबाज खान भी पहुंच गए। उन्होंने खुदकुशी क्यों की, इसका पता नहीं लग पाया है। खबर है कि मलाइका को जब पिता के निधन की खबर मिली तब वो पुणे में थी। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस दुखद घटना ने घर वालों को बड़ा धक्का दिया है।
और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मुंबई का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ संदीप उत्तम। संदीप, कुछ वजह क्या कुछ सामने आ रही है? घर से कूदकर जान देने की बात सामने आ रही है। उन्होंने सुसाइड किया है, 6वीं मंजिल पे कूद कर सुसाइड किया है। बांद्रा में उनका जो घर है, वो घर से उन्होंने गैलरी में आकर उन्होंने सुसाइड किया है। उसकी खबर मिलते ही मलाइका अरोड़ा जी वो पुणे में थी और पुणे से फिर वो मुंबई रवाना हो गई। उसके साथ ही अरबाज खान भी वहां पे पहुंचे। उसके पहले जब खबर मिली है तो बांद्रा पुलिस की टीम जो है वो मलाइका अरोड़ा के पिताजी के घर पर मौजूद रही है और क्राइम ब्रांच की टीम भी है। क्राइम ब्रांच की टीम की तफ्तीश में ऐसा नजर आ रहा है कि कोई सुसाइड नोट भी उससे उस घर से बराबर से मिला है और उसके चलते अभी ये सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने सुसाइड किया है या नहीं, वो पुलिस की तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी वही अभी उनकी सुसाइड नोट भी नहीं मिली है, उनके घर पे बरामद नहीं हुई है और ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि वो उनके पिताजी जो है वो काफी सालों से बीमार थे। अभी गए साल में ही वो बीमार वो भारी बीमारी के चक्कर में उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया था, मगर उनकी जो बीमारी है वो सामने नहीं आ पाई है। अभी उस बीमारी को चलते भी वो काफी बेहद नाराज थे और उसकी वजह से भी वो सुसाइड कर सकते हैं, ऐसे पुलिस का मानना है। पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। वही क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो उसका खुलासा करने, उसकी जांच करने में जुटी है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस जांच पे जुट गई है, देखना होगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही इस सुसाइड की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।